नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यू जुडिशरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हूं आप सभी लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जहां पर एक पिता ये क्लेम कर रहा है वो जो बेटी है, जो उसकी बेटी बताई जा रही है, वो उसकी नहीं है, इसलिए वो उसके प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं रखता है। और ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट बना है ना दोस्तों आज के डिस्कशन का, ये बना है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर एक पिता ने अपने बेटी का चुपचाप से डीएनए टेस्ट करवाया, जहां पर यह पता चला कि असल में वो बेटी है ही नहीं उस पिता की। और इस आधार पर वो जो पिता है वो कोर्ट को अप्रोच कर रहा है और वो चाहता है कि उसकी कोई भी जिम्मेदारी ना बने उस बेटी की तरफ किसी भी प्रकार के किसी भी मेंटेनेंस वगैरह को देने। अब क्या कॉन्टेक्स्ट है, शुरू से कहानी समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि एक हस्बैंड में और एक वाइफ में शादी हुई 2013 के अराउंड। शादी के बाद 4 सालों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे। फिर कुछ दिक्कत परेशानी आने लगी, पर जिस दौरान ये एक दूसरे के साथ रह रहे थे तब इनको एक बेटी भी पैदा हुई। पर जब वो परेशानियां आने लगी इन दोनों के बीच, तो 2017 में जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने मायके चली गई और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी और वो तब से वहीं पे रह रही। 2 साल बाद मतलब 2019 में वो जो वाइफ है वो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच करती है, हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डिस्कशन का वो है हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 125, जो बात करता है मेंटेनेंस। यहां पर वो महिला मेंटेनेंस क्लेम कर रही है अपने हस्बैंड के खिलाफ, और वो मेंटेनेंस मांग रही है अपने लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी। अब दोस्तों, हमारा ये जो सीआरपीसी का सेक्शन है, सेक्शन 125, ये अधिकार देता है किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को, बेटा या बेटी जो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, या किसी भी पेरेंट को मतलब फादर को या मदर को, कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने हस्बैंड से, अपने पिता से, या फिर अपने बेटा बेटी से। ये कॉन्टेक्स्ट बनता है सेक्शन 125 का। इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके वो जो महिला है मेंटेनेंस मांग रही है अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए। अब जब पहली बार ये मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल हुई तो वो जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसने मेंटेनेंस बांध भी दिया, वाइफ के लिए भी मेंटेनेंस बांध दिया और उस बच्ची के लिए भी मेंटेनेंस बांध दिया, उस पिता के खिलाफ, उस हस्बैंड के खिलाफ। अब उसी मेंटेनेंस के ऑर्डर को वो जो पिता है, वो हस्बैंड है, वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और चैलेंज करने का आधार क्या है समझिएगा। पहले तो ये समझिए कि वो जो पिता है वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। ठीक है, तो उसने एक दिन क्या किया, उसने अपनी बेटी का चुपचाप से सीक्रेटली बिना माँ को पता चलते हुए ब्लड सैंपल ले लिया। उस ब्लड सैंपल को लेने के बाद वो लैब में लेके गया और लैब में उसने टेस्ट करवाया कि वो जो बच्ची है उसका डीएनए मैच हो रहा है उसके साथ या नहीं। और असल में उसका शक सही भी निकला कि जब डीएनए रिपोर्ट आई तो यही पता चला कि असल में उन दोनों का डीएनए मैच नहीं हो रहा है, मतलब बायोलॉजिकली वो जो बेटी है वो उसकी नहीं है। अब उसी डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाकर वो जो पिता है वो हाई कोर्ट के पास आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। और वो कह रहा है कि उसके खिलाफ जो मेंटेनेंस ऑर्डर बांधा गया है ना, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है उस बेटी के प्रति, क्योंकि वो उसका पिता नहीं है। तो बेटी के लिए जो मेंटेनेंस बांधा गया है उसको हटा दिया जाए। वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि मेरी वाइफ के लिए जो मेंटेनेंस बांधा है उसको भी हटाना होगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने एडल्ट्री की है मेरे साथ। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडल्ट्री एक ऐसी स्थिति है जहां पर कोई भी हस्बैंड है, कोई भी वाइफ है, जो एक लीगल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, अगर वो उस मैरिज के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो कहलाता है एडल्ट्री। एडल्ट्री के संबंध में दोस्तों हमारे इंडियन पीनल कोड के अंदर एक कानूनी अपराध भी हुआ करता था, सेक्शन 497 के अंदर। आपने सुना होगा, सेक्शन 497 हमारे जो आईपीसी का हुआ करता था वो एडल्ट्री की ही बात करता था। पर इसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके हटा दिया गया है। आधार ये था कि ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी था महिलाओं की तरफ, क्योंकि एडल्ट्री का अपराध माना जाता था कि किसी महिला के प्रति नहीं हो रहा है, वो एडल्ट्री का अपराध हो रहा है उस महिला के पति के प्रति। तो अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है जो पहले से शादीशुदा है, तो ये नहीं माना जाता था कि महिला के साथ अपराध हुआ है या महिला ने अपराध किया है। ये माना जाता था कि वो महिला का जो पति है उसके विरुद्ध अपराध हुआ है। तो ये थोड़ा-सा ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था। दैट इज़ द रीज़न कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था। तो अभी एडल्टरी करना कानूनी अपराध तो नहीं है, पर एडल्टरी अभी भी एक ग्राउंड है हमारे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर कि आप मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हो। तो अगर कोई भी वाइफ है जो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है सेक्शन 125 के अंदर सीआरपीसी की, और उसके संबंध में ये साबित हो जाता है कि उसने एडल्टरी की है या एडल्ट्रस लाइफ जी रही है, तो उसका मेंटेनेंस के ऊपर से हक खत्म हो जाता है। ये 125 में लिखिए। ये परिस्थिति अभी भी है। तो अगर अभी भी आप एडल्टरी में हो तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो वो जो हस्बैंड है वो क्या कह रहा है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कि मैं बेटी को तो मेंटेनेंस दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। मैं अपनी वाइफ को भी नहीं दूंगा, क्योंकि क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है और उसका जन्म तभी हुआ था जब हम लोग साथ में रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ एडल्टरी की थी, और क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे साथ एडल्टरी की थी तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है उसको मेंटेनेंस देने का। तो वो उसी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अपनी बेटी को मेंटेनेंस देने से भी बचना चाहता है और अपनी वाइफ को भी मेंटेनेंस देने से बचना चाहता है। ठीक है, अब सुनिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे इस स्थिति को हैंडल कर रहा है। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति कोर्ट के सामने आती है जहां पर कोई भी पिता एक ऐसे बच्चे की, जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी शादी के दौरान उसकी पैटर्निटी को क्वेश्चन करता है। पैटर्निटी को क्वेश्चन करने का मतलब ये कहता है कि वो पिता नहीं है, तो वहां पे एक कानूनी प्रावधान है जो इफेक्ट में आता है, और वो दोस्तों कानूनी प्रावधान है सेक्शन 112 हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें एक प्रावधान है सेक्शन 112, वो इफेक्ट में आता है। और ये क्या कहता है सेक्शन 112? सेक्शन 112 कहता है कि अगर कभी भी ऐसा हुआ कि किसी भी बच्चे का जन्म हुआ, दो लोगों के बीच में शादी चल रही थी उस दौरान, या फिर अगर शादी खत्म भी हो गई है तो शादी खत्म होने के 280 दिनों के अंदर, 280 डेज के अंदर, बशर्त है कि उस महिला ने शादी खत्म होने के बाद उन 280 दिनों के अंदर शादी ना कर ली हो किसी दूसरे व्यक्ति, तो सिचुएशन अलग। अदरवाइज अगर शादी नहीं की है तो शादी के दौरान अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है या शादी खत्म होने के 280 दिनों तक कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो उसके बारे में एक इर्रिवर्टेबल प्रिजम्पशन अराइज होता है कि वो बच्चे के माँ बाप वही हैं जो वो हस्बैंड और वाइफ थे। इसको बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। वो जो शादी है उन दोनों लोगों के बीच में, वो कंक्लूसिव प्रूफ है इस बात की कि वो जो हस्बैंड है वो पिता है और वो जो वाइफ है वो माता है। और कंक्लूसिव प्रूफ होने का मतलब आप समझ रहे हो? कंक्लूसिव प्रूफ होने का मतलब क्या है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्थिति कि आप इस चीज को हटाने के लिए, इस प्रिजम्पशन को हटाने के लिए कोई कॉन्ट्रेरी एविडेंस नहीं लेके आ सकते हो। देखो दोस्तों, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, कानून के अंदर दो तरीके के प्रिजम्पशन होते हैं। मतलब प्रिजम्पशन का मतलब ऐसी चीजें जिनको हम मान के चलते हैं। दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं रिबर्टेबल, एक होते हैं इर्रिबर्टेबल। रिबर्टेबल का मतलब है कि भले ही कानून कोई चीज मान के चल रहा है, पर अगर उसके विरुद्ध आप कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस ले आते हो तो वहां पर हो सकता है कि उस प्रिजम्पशन को हटा दिया जाए और उस बात को मान लिया जाए जो उस एविडेंस के माध्यम से दिख रही है। पर एक होते हैं इर्रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, जैसी परिस्थिति यहां पर कि कानून किसी चीज को मान के चलता है और इस हद तक मान के चलता है कि आप उसके अपोजिट कोई एविडेंस कोर्ट के सामने ला ही नहीं सकते हो। और अगर लाते भी हो, चाहे वो एविडेंस कितना भी रिलायबल हो या कितनी भी कहे कि ये बात सच नहीं है, फिर भी
वही बात मानी जाएगी जो प्रिजम्पशन के द्वारा रेस की जा रही है। हमारे सेक्शन 112 के अंदर ये जो बात लिखी हुई है कि अगर किसी बच्चे का जन्म शादी के चलते हो रहा है या शादी के खत्म होने के 280 दिनों के अंदर हो रहा है, तो वो इसी परिस्थिति से डील करता है कि जहां पे इर्रिवर्टेबल प्रिजम्पशन अराइज हो रहा है कि वो जो बच्चा है वो उन्हीं दोनों स्पाउसेस का है और उसके विरुद्ध कोई इंडिपेंडेंस एविडेंस कोर्ट स्वीकार कर ही नहीं सकता है। तो आप कितने भी डीएनए रिपोर्ट लेके आ जाओ, कितना भी लेवल ऑफ मेडिकल एविडेंस लेके आ जाओ जो साफ-साफ कहे कि आप पिता नहीं हो, फिर भी कोर्ट ऑफ लॉ उस सारे एविडेंस को नजरअंदाज करेगा और आपको ही पिता मानेगा अगर उस बच्चे का जन्म शादी के दौरान हुआ है या शादी खत्म होने के 280 दिनों के बाद। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो परिस्थिति हमारे सामने बनी है, वहां पे सेक्शन 112 सीधा-सीधा लागू हो रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट यही समझाने की कोशिश कर रहा है उस पिता को कि आप ही पिता हो। कानून के हिसाब से आप ही पिता हो, आप ही पिता रहोगे। आप चाहे कितना भी कॉन्ट्ररी एविडेंस ले आओ, चाहे डीएनए रिपोर्ट कितनी भी रिलायबल क्यों ना हो। अब इसके जवाब में वो जो पिता है वो कह रहा है कि हम सेक्शन 112 पे क्यों रिलाय कर रहे हैं। एक और प्रावधान है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो हमारी सहायता कर सकता है यहाँ पे, वो है सेक्शन 114। सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 114 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का बड़ा मस्त सेक्शन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कंडक्ट कर रहा है, मतलब किसी भी प्रकार से व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यवहार से जैसा अंदेशा लग रहा है, हम उस चीज को मान लेते हैं कि वो सच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो जो हस्बैंड है, वो जो पिता है, वो ये कह रहा है कि देखिए, जब मेरे खिलाफ मेंटेनेंस का क्लेम फाइल हुआ था, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला था कि एक काम करते हैं, इस बेटी का डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, पता चल जाएगा ये मेरी बेटी है या नहीं। अगर मेरी बेटी निकलेगी तो मैं दूंगा मेंटेनेंस और नहीं निकलेगी तो नहीं दूंगा। तो ये जो माँ है बेटी की, ये बिल्कुल हरगिज नहीं मानी उसके लिए। मैंने कोर्ट के सामने भी ये रिक्वेस्ट डाली, कोर्ट के सामने ये जो रिक्वेस्ट डाली इसको भी अपोज किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने उस मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। किसने अपोज किया? उसी वाइफ ने। तो ये जो वाइफ की शुरू से कोशिश है कि डीएनए टेस्ट ना हो पाए बच्ची का, ये दिखाता है कि उसे पता है कि ये बच्ची मेरी नहीं है। इसलिए सेक्शन 114 के अनुसार हमें मान लेना चाहिए कि वो बच्ची मेरी नहीं है और ये बात उस माता को पता है और इसलिए वो डीएनए टेस्ट होने नहीं दे रही है। तो वो जो डॉक्टर है वो ये कह रहा है, मतलब वो जो पिता है वो ये कह रहा है कि हम सेक्शन 112 क्यों लगा रहे हैं, हम सेक्शन 114 लगाते हैं ना। अगर सेक्शन 114 हम लोग इस परिस्थिति में लगाते हैं तो साफ-साफ ये साबित हो जाता है बिना रिपोर्ट के, अगर मैं रिपोर्ट ना भी दिखाऊँ, बिना रिपोर्ट के ये साबित हो जाता है कि वो बच्ची मेरी नहीं है। क्योंकि इसकी जो माँ है वो ऐसा कंडक्ट कर रही है बार-बार, जिससे साफ-साफ पता चल रहा है कि इसे पता है कि वो बच्ची मेरी नहीं है, तभी डीएनए टेस्ट वो होने नहीं दे रही है। फिर कोर्ट ने फ़र्क किया इन दोनों प्रावधानों के अंदर। कोर्ट ने फिर से समझाया कि सेक्शन 114 के अंदर जो प्रिजम्पशन अराइज हो भी रहा है ना कंडक्ट के माध्यम से, वो रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, वो एक हल्का प्रिजम्पशन है, जिसको हटाया जा सकता है कॉन्ट्ररी एविडेंस के माध्यम से। पर सेक्शन 112 का जो प्रिजम्पशन है उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, वो कंक्लूसिव प्रूफ पे आधारित। शादी का होना अपने आप में ही इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो बच्ची आपकी ही है और इस हद का प्रिजम्पशन है कि आपको उसके खिलाफ कॉन्ट्ररी एविडेंस भी नहीं लाने देंगे। और कोर्ट ने बोला कि आप जो आर्गुमेंट ले रहे हो ना सेक्शन 114 के अंदर, वो बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट है, बड़ा सर्कुलर सा आर्गुमेंट। आप कैसे मजबूर कर सकते हो किसी माँ को कि वो अपना क्या कहते हैं डीएनए टेस्ट करवाए ही, क्योंकि उसके लिए तो एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। अगर वो डीएनए टेस्ट की परमिशन ना दे, आपके साथ एग्री ना करे, तो आप कह रहे हो कि 114 का प्रिजम्पशन रेज कर दो उसके खिलाफ, तो उसके लिए खाई है। और अगर वो उस डीएनए टेस्ट को अलाउ कर दे, तो उसके लिए पीछे कुआं है कि कल को ऐसी रिपोर्ट आ गई कि वो बच्ची उसकी नहीं निकली तो आप किसी व्यक्ति को किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं डाल सकते हो, ऐसा ठीक नहीं। ठीक है? तो इस आधार पर सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि वो जो बच्ची है वो कानून के हिसाब से आपकी ही है, चाहे मेडिकल साइंस के हिसाब से आपकी ना हो, पर कानून के हिसाब से आपकी है और क्योंकि वो आपकी है इसलिए आपको उसे मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा एज पर दी ऑर्डर जो हमारे फैमिली कोर्ट ने दिया है। पहली पॉइंट। तो बेटी वाला तो मामला सेटल हो गया। अब आते हैं वाइफ वाले मामले पे।
तो वाइफ वाले मामले में क्या कह रहा था वो कि क्योंकि ये बेटी मेरी नहीं निकली है डीएनए रिपोर्ट के अनुसार, तो जिसका मतलब है कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ एडल्ट्री की थी। क्योंकि उसने एडल्ट्री की थी तो सेक्शन 125 के अनुसार उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अब इसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपको अपनी वाइफ को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हम केवल इस आधार पर प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि आपके पास कोई डीएनए रिपोर्ट है जिसमें वो बच्ची आपकी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। हम ये मान लें कि वो जो वाइफ है उसने आपके साथ एडल्ट्री की है, भले ही की हो, पर इतना स्ट्रेच आर्ग्यूमेंट हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, खासकर ऐसी परिस्थिति में जब सेक्शन 112 की वजह से वो जो डीएनए रिपोर्ट है उसको हम रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बना रहे हैं। अगर आप सच में ये साबित करना चाहते हो कि आपकी जो वाइफ है उसने आपके साथ एडल्ट्री की है, तो आपको उसके संबंध में इंडिपेंडेंट एविडेंस लेके आना पड़ेगा। कुछ ऐसा दर्शाना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि जिससे ये साबित होता हो कि उसने आपके साथ एडल्ट्री की है। क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड पर आप कुछ भी ऐसा नहीं लेके आए हो जिससे ये साबित होता हो कि उस महिला ने आपके साथ एडल्ट्री की है, इसलिए उसके संबंध में भी आपको मेंटेनेंस देना ही होगा। अब आखिरी में एट द वेरी लास्ट पॉइंट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा हो सकता था अभी भी, उसको समझा रहे हैं पिता को कि ऐसा हो सकता था अभी भी कि आप शायद सेक्शन 112 का जो प्रिजम्पशन है उससे बच सकते थे, पर उसका केवल एक तरीका था बचने का, और वो तरीका क्या था? अगर आप साबित कर देते नॉन एक्सेस। इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नॉन एक्सेस, हमारा ये जो सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसमें एक बात लिखी हुई है कि वैसे तो ये बात ठीक है कि अगर किसी बच्चे का जन्म जो हो रहा है वो शादी के दौरान हो रहा है या शादी खत्म होने के 280 दिन के अंदर हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो बच्चा उन्हीं पेरेंट्स का है जो शादीशुदा है। पर अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए जो हस्बैंड है, वो ये साबित कर दे कि उस दौरान, जिस दौरान वो बच्चा कंसीव हुआ होगा मतलब जब वो महिला प्रेग्नेंट हुई होगी उस बच्चे के साथ, उस दौरान उस व्यक्ति का एक्सेस नहीं था अपनी वाइफ के प्रति, तो हो सकता है कि सेक्शन 112 का प्रिजम्पशन नहीं लगता। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए कोई हस्बैंड है और कोई वाइफ है। वाइफ रहती है दिल्ली में, हस्बैंड शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया, और वो 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में है, एक बार भी इंडिया नहीं आया है, और उन 5 सालों के दौरान मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वैसे तो सेक्शन 112 के हिसाब से प्रिजम्पशन अराइज होगा और वो जो व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है उसको पिता ही माना जाएगा। पर अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला व्यक्ति ये साबित कर दे कि कोई मौका था ही नहीं कि वो इंडिया आया हो और उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया हो अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ ऑस्ट्रेलिया गई हो और सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ हो, अगर वो ये साबित कर देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं आया, ना ही वाइफ कभी गई, तो फिर ये प्रिजम्पशन से बचा जा सकता है। तो आखिरी मौका जो मिल सकता है इस पिता को हमारे इस इंडिविजुअल केस में वो यही है कि वो ये साबित कर दे कि उस दौरान जब वो बच्ची कंसीव हुई होगी उसके माँ के पेट में, उस दौरान उसका एक्सेस नहीं था, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर क्योंकि वो पार्टीज एक दूसरे के साथ रहती थी उस समय पर जब बच्ची कंसीव हुई, अब यहाँ पे पिता कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बीच में तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते ही नहीं थे। कोर्ट ने बोला ये सब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग किसी के घर में जाके बैठेंगे थोड़ी ना ये पता लगाने के लिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है या नहीं। आपको ऐसी परिस्थिति दिखानी पड़ेगी जहाँ पे ऐसा होना इम्पॉसिबल है, कि हो ही नहीं सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक स्पाउस बैठा था ऑस्ट्रेलिया में, एक स्पाउस बैठा था इंडिया में। तो ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा कि आप चाह के भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो उस दौरान और बच्ची कंसीव हो सकी हो। क्योंकि इस इंडिविजुअल केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ऐसी इम्पॉसिबिलिटी दिखा पाओ नॉन एक्सेस की, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके ऊपर सेक्शन 112 लागू होगा और आपको अपने पिता होने की जिम्मेदारी निभानी ही होगी। तो नॉन एक्सेस वाला जो आखिरी ऑप्शन अवेलेबल था उसमें भी फेल हो गए हमारे पिताजी और उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। तो समझे आप दोस्तों कि एक ऐसी परिस्थिति जहां पर हमारे पास सीधा सीधा मेडिकल एविडेंस अवेलेबल है जो ये दर्शा रहा है कि वो जो व्यक्ति है बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है उस बच्ची का, फिर भी कानून उसको पिता ही मान रहा है,
और उसको फोर्स कर रहा है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उस बच्ची के प्रति, और ना केवल बच्ची के प्रति बल्कि अपनी वाइफ के भी प्रति, क्योंकि उस इंस्टांस को वो एडल्ट्री कंसीडर नहीं कर रहा है। और कोर्ट कह रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट एविडेंस लेके आना पड़ेगा जो ये सुनिश्चित करे कि असल में आपके साथ एडल्ट्री हुई है। ठीक है, और नॉन एक्सेस का ऑप्शन तो हो ही नहीं पाया क्योंकि उनके पास एक्सेस था, भले ही उन्होंने असली में किया हो सेक्सुअल इंटरकोर्स, ना किया हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की, क्योंकि वो एक ही घर में रह रहे थे। दैट वाज द रीजन कि कोर्ट ने बोला कि प्रिजम्पशन से आपको अब कोई नहीं बचा सकता और आपको मेंटेनेंस देना ही हो। ठीक है, चलो अब आओ इससे जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल कर लेते हैं। हाउ डज द लॉ टिपिकली व्यू सीक्रेटिव एक्शंस टेकन बाय अ पेरेंट टू डिस्प्यूट पैटर्निटी, पर्टिकुलरली विदाउट द अदर पेरेंट्स कंसेंट और नॉलेज? मतलब अगर कोई व्यक्ति चुपचाप से सीक्रेटली डीएनए टेस्ट करवा ले रहा है किसी बच्चे का, तो उसको कैसे देख रहा है कानून? एज ए वैलिड फॉर्म ऑफ एविडेंस, एज ए वायलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड प्राइवेसी, एज ए नेसेसरी स्टेप फॉर ट्रुथ, एज ए माइनर इन्फ्रैक्शन। तो सही आंसर क्या है कि आप किसी की इच्छा के विरुद्ध या किसी की बिना परमिशन के उसका ब्लड सैंपल ले रहे हो, उसकी डीएनए टेस्टिंग करवा ले रहे हो, ये उसका प्राइवेसी राइट का वायलेशन, आर्टिकल 21 का वायलेशन। बहुत सीरियस सिचुएशन है। ठीक है, वैसे इस सब मुद्दे में गया नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट, पर अगर वो जाना चाहता तो जा सकता था और बड़ी मुश्किल हो जाती उस पिता के लिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे सेशन में फ्यूचर में भी बनाऊं तो इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई भी विचार हैं, कोई भी सजेशन है, एनीथिंग जो आप कहना चाहते हो मेरे से, अपनी बात पहुंचाना चाहते हो मेरे तक, तो कमेंट बॉक्स का भी जरूर इस्तेमाल करें और जो भी अपनी बात है दिल खोल कर कहें। बाकी उम्मीद है एक नए सेशन के अंदर हम लोग दोबारा मिलेंगे और किसी नए कानून को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों, नमस्कार।